अगर मैं आपसे ये कहूँ खूबसूरत कैसे रहे, यंग कैसे रहे, तो आपको तो मजा आ जाएगा, क्योंकि एक जो खूबसूरती शब्द होता है या यंग होता है, जवान कैसे रहा जाए, वो सबका फेवरेट होता है। चाहे वो 100 वर्ष का इंसान हो रहा हो, है ना, चाहे वो 5 वर्ष के बच्चे हो रहे हो। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी अपने आप को लेके बहुत बहुत अवेयर है। तो मैं आप लोगों के लिए 7 ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिसको आपको आजमाना है और जो आपको फॉर एवर यंग भी रखेगा और निहायत ही खूबसूरत रखेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये है एक एज के लिए जो है 50+ एजिंग के लिए, ठीक है। तो फटाफट चैट बॉक्स में आते हैं और फटाफट अपनी एज टाइप करिए ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पर कौन सी कैटेगरी ज़्यादा मेरे सामने बैठी है। जैसे मैं हूँ 42, ओके। तो फटाफट चैट बॉक्स में आइए और टाइप करिए अपना अपना, ओके। जल्दी सब करिए, कोई बहुत बड़ा मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है। मोस्टली 30+ यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, ओके ओके। हाँ, ये है मेरा धमाकेदार रिजल्ट स्किन का। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने 40 वर्ष की एज में अपना एजिंग ठीक कर लिया है। ये है मेरा सुपर डुपर रिजल्ट। थैंक यू सो मच राखी मैम। ओके, मतलब मोस्टली यहाँ पर जो वोटिंग पड़ी है वो है 30+ और 40 में भी है। जैसे आप यहाँ पर बहुत खूबसूरत जिनकी त्वचा देखते हैं, जो हमारी सुपर मेंटर है, वो भी यहाँ पर 43+ है। आप यहाँ पर सपना मैम को देखते हैं, कोई उनकी एज को बिल्कुल नहीं कर सकता। और हाल ही में जो उनकी न्यू फोटो आई है, अरे गजब ढा दिया है, वो भी यहाँ पर 43+ है। तो पहले ये मैं क्यों बता रही हूँ, बार बार हम लोग क्यों बताते हैं, उसके पीछे का एक रीज़न है। हमारी जो इंडियन टेंडेंसी है वो क्या होता है कि बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, अब अपने पे ध्यान देना तो बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता, चलिए आज हम ये 7 चीज़ों से जानेंगे। तो अगर आप में से कितने लोग हैं जो अभी मेरे साथ हैं और वो 7 टिप्स जानना चाहते हैं कि यार हमें तो यंग रहना है और खूबसूरत रहना है और एनर्जेटिक रहना है, तो टाइप करिए वाई, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ वो 7 सूत्र जानने के लिए उत्सुक हैं, ठीक है। ओके, वाई टाइप करिए, शॉर्टकट में करिए। ये इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि मुझे पता चले कि यहाँ जो मेरी ऑडियंस बैठी हो मुझे सुन। अरे गजब पूनम राय मैम, आपने तो दिल जीत लिया, आपने हैंड रेस कर दिया, वो मेरे लिए काफ़ी है, मतलब आप हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच। तो आपको एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत कराते हैं। ईगल के बारे में सबने सुना है ना, चील सबने सुना है। उनका जो लाइफ स्पैन होता है बेसिकली क्या होता है, जब वो 40 से 45 वर्ष के होते हैं तो उनके जो नेल्स होते हैं वो टेढ़े होने लगते हैं और उनके जो विंग्स हैं वो अपने आप निकलने लग जाते हैं। मतलब आपको लगेगा अरे इसका मतलब है कि वो लोग एजिंग की तरफ जा रहे हैं। ऑब्वियस है, एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, ना वो अपना शिकार कर सकते हैं, ना वो हवा में, क्योंकि चील के बारे में सबको मालूम है क्या ऊंचाई होती है, तो वो उड़ भी नहीं सकते विदाउट एनी फेदर, ठीक है। तो क्या होता है, लेकिन क्या वो घबरा जाते हैं, वो क्या करते हैं, 6 महीने से लेके 1 साल का जो टाइम पीरियड है वो एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उनको कोई देख सुन नहीं पाता। और वो लोग क्या करते हैं, अपने जो नेल्स होते हैं और जो अपने विंग्स होते हैं वो खुद उसको नोचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, फिर वो नए रूप में स्टार्ट होने लग जाते हैं। फिर जब वो वापसी करते हैं तो उनके नए विंग्स होते हैं, नए नेल्स होते हैं। और आप सबको बिलीव नहीं होगा, ये प्रोसेस के बाद वो एटलीस्ट 25 से 30 वर्ष जीते हैं। उसके बाद मतलब 45 तक तो जिए, उसके बाद जीते। तो वो अपना लाइफ स्पैन ऐसा करते हैं। तो हमें उनसे क्या चीज़ सीखना चाहिए कि हमारी लाइफ में भी तो यही होता है। 35+ में या 40+ में हम लोग क्या सोचते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो अब हमें अपने बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। अभी शादी ब्याह होगी, या कई लोग तो आप में से नाती पोते वाले भी होंगे, कई आप में से रिटायरमेंट इंसान भी होंगे। तो हमें क्या लगा, लाइफ यहीं पे ख़त्म हो गई। आजकल एक नया वर्ड बहुत आ रहा है, वो आ रहा है कि 50 to 80 जो टाइम होता है बेसिकली वो यंगी टाइम होता है, यानी यंग का टाइम होता है। और अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे कि आफ्टर 60 और 50 हम लोग ओल्ड एज में चले जा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको मालूम है, ये टाइम आप लोग अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे। ये एक ऐसा टाइम होता है जब आप घर में अकेले होते हैं या आपने कोई चीज़ें सीखी होती है, आप बोरियत महसूस करते हैं। आपने अपने घर में लोगों को देखा होगा, जैसे 50+ में जाते हैं वो बैठ जाते हैं और उनको लगता है हम बूढ़े हो गए, और अपने घर के बच्चों से सामान मांगते हैं, अच्छा रिमोट ले आओ, अच्छा पानी पिला दो, अच्छा ये कर लो वो कर लो, क्योंकि उन्होंने अपने जहन में ये बसा लिया है कि अब तो हम रिटायर हो गए, अब हम 50+ हो गए, तो अब हमें बैठने की ज़रूरत है। यही एक गलती हो रही है। तो जो पहला सूत्र है वो है थिंक यंग,
यानी हमें सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे राखी मैम भी यहाँ पर हमें बहुत सारी ग्रेटिट्यूड सिखा रही है, अफर्मेशन सिखा रही है, विजुअलाइजेशन सिखा रही है। तो विजुअलाइजेशन में क्या होता है, थिंक यानी सोचना, हम जो सोचते हैं हम वही बनते हैं। तो अगर हम सोचेंगे कि हम यंग हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो आप लोगों में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि मैम हम तो दिल से सोचते हैं कि हम तो यंग है, लेकिन शरीर तो आपका साथ नहीं दे रहा है ना। क्या सोचने से आप यंग रहेंगे? बिल्कुल नहीं, उसके लिए प्रयासरत रहना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो नंबर 1 पे आता है वो है आपको सोच करनी पड़ेगी कि अभी मेरा वक्त स्टार्ट हुआ है, अभी मेरे को जीना है, और वो भी यंग होके जीना है। जीना 2 कैटेगरी का होता है, एक होता है कि मतलब लाइफ काट रहे हैं, बस कैसे चल रही, बस कट रही है, लाइफ को काटना नहीं है, लाइफ को एंजॉय करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सूत्र है कि हमें अच्छा सोचना है कि मुझे करके दिखाना है। तो सेकंड नंबर पे आता है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब है कि आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ में अपने आप को सोचिए, ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या फिजिकल अपीयरेंस है। मतलब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे काफ़ी यहाँ पर घरेलू महिलाएं होंगी तो वो कहेंगी कि मैम ज्वाइंट फैमिली है, इतना काम करते हैं कि क्या बताएं, यही हमारी एक्सरसाइज है। नहीं, मैं जब भी यहाँ क्लास लेती हूँ मैं हमेशा एक शब्द बोलती हूँ, आप जब भी घर का काम करते हैं तो आप एक टेंशन में करते हैं, अभी भी मेरे को इसको पूरा करना है, अभी मेड नहीं आई, अभी ये काम करना है, अभी ये काम करना है। लेकिन जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं किसी भी प्रोसेस में, तो हमें एक खुशी मिलनी चाहिए, हमें एक एनर्जी मिलनी चाहिए। तो बेसिकली हमें करना क्या है एक्सरसाइज में, आप नंबर 1 आता है वॉक करना। जैसे आपको लग रहा है कि यार मेरी कमर में दर्द है या मेरी जॉइंट्स में पेन है, तो एटलीस्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। कई लोग हैं कि बाहर जिनके यहाँ छत का वैसा प्रावधान नहीं है, या शहरों में है जहाँ पे बालकनी का वो नहीं है, ये नीचे नहीं उतर सकते, तो आजकल हम लोग सारा टाइम फ़ोन पे गुजार रहे हैं। तो क्यों नहीं, जब भी आप किसी से फ़ोन पे बात करते हैं कमरे से एक कमरे क्यों नहीं घूम रहे? तो बेसिकली हमें क्या करना है, वॉक को अपने दिनचर्या में शामिल करना है। दूसरा, अगर आप 40s में है, अगर आप स्किपिंग कर सकते हैं, मतलब रस्सी कूद सकते हैं, तो 5 टाइम तो कर ही सकते। 5 टाइम का मतलब पूरे दिन में 5 टाइम नहीं है, 5 बार इसको, ठीक है। उसके बाद ये है कि थोड़ा सा योगा को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। जैसे काफ़ी लोग हैं ना, उनको लगता है योगा से क्या होगा, अरे योगा से ये होगा। जैसे आप में से काफ़ी लोग, अभी मैं सुन रही थी कि फरहत मैम ने बोला कि मेरे कमर में ऐसे मेरे को दर्द है तो, या बॉडी पेन है तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई। तो हमें क्या एक एक्सक्यूज़ भी मिल गया, यार अभी तो मेरे को नहीं करना है। आपको मालूम है योगा में ऐसे ऐसे पोजेज होते हैं जो को आपके मतलब आपके कमर को बहुत रिलैक्स करता है, ठीक है। बहुत सारे आसन्स होते हैं, लेकिन वो आपके कोच को पता होना चाहिए। आप उनको 1-2 स्ट्रेचिंग, जैसे राखी मैम ने कितनी अच्छी बात बोली कि स्ट्रेचिंग से हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर मैं दर्द का वेट करूंगी तो मे भी वो 1 हफ्ता ले सकता है, तो इसमें नुकसान मेरे ही शरीर का हुआ। तो हमें करना क्या है कि हमें योगा को अपनी दिनचर्या का 15 मिनट ही भाग बनाइए, लेकिन ज़रूर बनाइए। उसके अलावा अगर आप थोड़ी सी साइकिलिंग कर सकते हैं, और ये मत सोच के करिए कि ये मैं अपने लिए सुन रही हूँ, आपके जो हस्बैंड हैं ये वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। अपना जुम्बा क्वीन हमारी शाम को आती हैं, हमारी मैडम आती हैं, चाहे वो अनामिका मैम है, पूजा मैम है ना, प्रगति मैम है या रानी मैम है, तो वो क्या ज़बरदस्त एक्सरसाइजेस कराती हैं शाम को। तो आप 15 मिनट डांस भी कर सकते हैं, आप डांस सीख भी सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद है फूड हैबिट। तो फूड हैबिट का कितना मेजर रोल है। अच्छा, ये जो मैंने अभी एक्सरसाइज की बात बताई, तो बेसिकली जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो आपसे क्या बोलते हैं कि 100% में 20% एक्सरसाइज का रोल होता है और 80% न्यूट्रिशन का रोल होता है। लेकिन हम लोग अपने जहन में क्या बैठा देते हैं, अरे 20 की क्या ज़रूरत है, एक्सरसाइज नहीं करते। आपको मालूम है 100 कब होगा, जब उसमें 20 ऐड होगा। सिर्फ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट या वो अच्छी डाइट लेने से ही पूर्ति नहीं होती है। 80% होगी, 20 के लिए आपको एक्सरसाइज फॉर्म अपने दिनचर्या में लाना ही पड़ेगा। उसके बाद थर्ड में आता है फूड एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है, नंबर 1 है कि आपको फूड में ये देखना है आपको सूट क्या करता है। जैसे कई बार होता है ना, हमें लगता है अब हमारी एज हो गई तो हम लोग अपनी बॉडी को समझ नहीं रहे होते। क्या मेरा डाइजेशन जो मेरा 20 वर्ष में होगा अब मेरा 40 में भी वही होगा या 60 में भी वही होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम बाद मेरी शरीर में कोलेजन कम बनने लगेगा, एक टाइम के बाद मेरा इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, मेरा डाइजेशन भी पुअर रहेगा। तो बेसिकली हमें माइंडफुलनेस ईटिंग करना है। इसका क्या मतलब है, कौन सी चीज़ मुझे सूट करती है, कौन सी चीज़ मुझे सूट नहीं करती है। तो नंबर 1 है आप इसे राइट डाउन करिए, एक दिन अपनी डायरी लीजिए, उसमें फूड ट्रैकर जैसे राखी मैम ने बनवाया भी है,
क्या मुझे सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उस दूसरा है कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी बहुत तरह तरह के वेजिटेबल्स को अपनी लाइफ में जोड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जैसे सलाद खाना हो गया, फ्रूट्स हो गए, तरह तरह की दाल है। जैसे बेसिकली यहाँ पर हम सब बैठे हैं, मोस्टली अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो 95% आप लोग मुझसे कहेंगे कि हम नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं। इसमें यूपी, बिहार, झारखंड आता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अरहर दाल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम, क्योंकि हमें इजी भी पड़ता है, हम लोग बचपन से बना रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग क्लब आए तो हमें पता चल गया कि ये दाल जो होती है वो सबसे घातक होती है। तभी नॉर्थ इंडियंस को साउथ इंडियंस की अपेक्षा पैरों में ज़्यादा दिक्कत होती है। अब यहाँ सांभर तो बनता है, लेकिन सांभर डाइल्यूट होकर बनता है, क्योंकि उसमें वेजिटेबल्स होता है, रसम होता है, तरह तरह की वैरायटी होती है। तो बेसिकली अगर मैं पल्सेस भी ले रही हूँ, दाल भी ले रही हूँ, तो कौन सी कैटेगरी की दाल ले रही हूँ, और दाल को रोज़ खाना अनिवार्य है। अगर आप में से जो मैं गलती क्लब में आने से पहले करती थी कि जूसी सब्जी बना रही, तो मैं सोचती थी यार यही दाल बन गई, एक सूखी सब्जी बन जाए। नहीं, दाल दाल का ही काम करेगी, उसका काम कोई और नहीं कर सकता है। तो बेसिकली आपको मसूर दाल नंबर 1 पे आती है, सेकंड में मूंग आती है, थर्ड पे मिक्स दाल आती है। थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा सा अच्छा सा बनाइए उसको। और उसके बाद आता है नट्स का। जैसे आप में से काफ़ी लोग, जैसे हमारे पेरेंट्स की पहले क्या मेंटालिटी थी, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे कोई गेस्ट आए या कभी खीर कुछ बना तो हम उसमें नट्स यूज़ करते थे। वो काफ़ी मतलब आप उसको हाई प्रोफाइल माना जाता था। मुझे नहीं पता आपके घर क्या है, लेकिन हम लोग तो यही समझते थे पहले बचपन में। लेकिन जब हम यहाँ पर क्लास में आए तो हमें पता चला कि नट्स का एक मेजर रोल है। क्या है, जब आप लोग सुबह उठते हैं तो आपके कोच क्या बोलते हैं कि 2 गिलास गुनगुना पानी तो पीना है, उसके साथ आप लोग नट्स ले लीजिए, जिसमें 4 अखरोट ले लीजिए, 4 बादाम ले लीजिए, ठीक है। तो वो क्यों बोलते हैं, आपके नीज में काफ़ी अच्छा रहेगा, ओमेगा का एक अच्छा स्रोत होता है, और कहीं ना कहीं हम जितना एम्प्टी स्टमक लेते हैं वो उतना ही बेनिफिट करता है, ठीक है। तो 4 से ज़्यादा भी नहीं लेना है। तो बेसिकली नट्स को अपने दिनचर्या का भाग बनाना है। काफ़ी लोग होते हैं कि जिनको लगता है कि क्यों ना हम अपने बच्चों को खिला दें या हस्बैंड को दे दें, कहीं ना कहीं वो अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो भी नहीं करना होता है। और आपकी एज ग्रुप कोई भी हो, आप 80 वर्ष के हो, लेकिन नट्स सबको लेना कंपल्सरी है। और दूध, तीसरा जो दूध के भाग होते हैं, जैसे दही, ठीक है, या छाछ हो गया या घी हो गया, आप उसको दिनचर्या का भाग लाइए। आपको यहाँ दूध पीने के लिए कोई नहीं कह रहा। कई बार वो क्या, हमें इंडियंस को थोड़ा सा दूध को डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम होता है, ये चीज़ हम नहीं समझते कभी भी। लेकिन अगर आप उसको अलग कैटेगरी में ले जाए, जैसे आप छाछ बना लो, दही ले लो, बटर ले लो, या तो आप उसको, बटर में खरीदे वाले की नहीं बात कर रही हूँ, जो होममेड होता है। और इसमें दूसरा होता है कि आप इन दही मतलब ये क्या बोलते हैं, घी के बारे में है एक लोग गलत धारणा बनाए हुई कि घी हमें नहीं लेना होता। अरे दिन में आप 1 से 2 चम्मच घी ले सकते हैं। हाँ, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो अपने कोच से पूछ सकते हैं या अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन में कर सकते हैं। लेकिन घी को अपनी डाइजेशन में, मतलब अपने थाली में ज़रूर यूज़ करिए। ये नहीं कि वो बच्चे हैं या मैं 60 वर्ष की होगी तो मेरे को नहीं अप्लाई करना है। आपको मालूम है घी ग्रीसिंग का भी काम करता है और हमारी डाइजेशन को भी बहुत अच्छा करता है। आयुर्वेद में तो ये भी कहा गया है कि गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी डाल के पी भी जाता है, ठीक है। लेकिन वो आजकल आप लोग हजम भी नहीं कर पाएंगे। सही बात तो ये कि अब हमारी बॉडी भी उस तरह की नहीं है कि हम उसको हजम कर पाए। उसके बाद होता है माइंड मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग माइंड मैनेजमेंट को ऐसे समझिए, जैसे मैंने सेकंड आपको क्या बताया, फिजिकल एक्सरसाइज। माइंड मैनेजमेंट में होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, एफर्मेशन होता है, विजुअलाइजेशन होता है, उसके बाद होता है सबसे अच्छी चीज़ मेडिटेशन। तो अभी हमें करना क्या होता है, हमें ये करना है कि माइंड को थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए मेडिटेशन को दिनचर्या का भाग आपको बनाना ही बनाना है। मान लो आप जैसे यहाँ पर मैंने परसों जब मेडिटेशन क्लास ली थी इवनिंग में, तो मैंने ये भी कहा था रिलैक्सेशन में कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, वो किसी धर्म संप्रदाय से नहीं जुड़ा होता है। मेडिटेशन मतलब होता है फोकस। आप छोटे बेबी होते हैं तो हमारी मम्मी क्या कहती है, बेटा रास्ता ढंग से पार करना या कहीं चोट ना लग जाए, मतलब ध्यान करना है, एक चीज़ पे फोकस करने को बोलते हैं, ताकि हमारे जो विचार होते हैं वो इधर उधर ना डगमगाए, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, थोड़ा सा
लंबी सांस खींच के बैठिए, थोड़ा सा अपनी सांसों को आता जाता महसूस करें और अपनी बॉडी को रिलैक्स। मेडिटेशन ज़रूर करिए, इससे आपको सारी चीज़ें लाइफ में क्या चाहिए वो क्लियरिटी हो। दूसरा, इसमें आपको जैसे जर्नलिंग मतलब लिखना आपको जैसे राखी मैम बताती हैं कि हमें ट्रैकर रखना चाहिए कि कल मुझे क्या करना है। अगर हम उसको लिख लेते हैं, उसको टिक करते रहते हैं, तो हमें ये होता है हमारा ये काम कवर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कल मुझे फ्रिज साफ करना है, एक एग्जाम्पल है। जैसे मेरे हस्बैंड कह रहे हो, अरे बहुत दिन हो गया तुमने फ्रिज की सफाई नहीं की। अच्छा, मैं एक बनाऊंगी, अपना रूटीन बनाऊंगी, उसमें मैं लिख दूंगी, तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में होगा कि मुझे नेक्स्ट डे ये करना है, ठीक है, मुझे कोई टास्क करना है किसी भी तरह का। तो बेसिकली हमें माइंडफुल रहना है। तो इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बहुत मेजर रोल है। जिन्होंने योगा थोड़ा बहुत भी किया लाइफ में, तो उनको ये बात पता है कि हमारी ये जो लाइफ चल रही होती है, ये सांसों का खेल है। ये चीज़ें सबको मालूम है। तो बेसिकली जैसे एक बार राखी मैम ने यही कहा था, मैंने सुना था कि हम लोग अपनी सांसों के बारे में ही नहीं जानते। आधे से ज़्यादा लोग तो गलत मतलब वो तरह से सांस ले रहे होते हैं बेसिकली, आपको पता है। इसीलिए प्रॉब्लम आती है। अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, तो आपको मालूम है इसको शांत करने के लिए चंद्र नाड़ी होती है। तो मतलब इतनी टेक्निक है। कभी योगा के बारे में अगर आप थोड़ा सा शोध करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारी माइंड को, हमारी बॉडी को, हमारी सोल को प्लस करना यानी जोड़ने का काम हमारे योग का काम करती है। तो इसको अपनी लाइफ में ज़रूर रखिए। जो लोग कहते हैं अरे अब तो 50, 60, 80 हो गए, तो अब तो हमारी बॉडी भी साथ नहीं देगी, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। मैंने फर्स्ट क्या बताया, थिंक यंग। अगर आप सोच रहे हैं तो आप कर भी लेंगे। तो इसको करना बहुत ज़रूरी। उसके बाद है चौथे नंबर पे है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट सबका फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि आजकल तो अगर आप भीड़ में जा रहे हैं, वहाँ पे भीड़ है, तो आपको एंजाइटी हो गई, आपको स्ट्रेस हो गया, जबकि आप कुछ नहीं कर सकते, जाम लगा हुआ है, आप क्या करेंगे, गाड़ी थोड़ी ना वहाँ से हटाएंगे, आगे तो खड़ी है। तो बेसिकली क्या, दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है मतलब छोटा सा, मतलब स्मॉल होता है, और एक होता है दीर्घकालीन यानी बड़ा। तो जो छोटे वाले जो स्ट्रेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म जिसे हम कहते हैं, वो ऐसे होते हैं, मान लो किसी ने कुछ कहा, या अभी मान लो कोई चीज़ घर में गड़बड़ हो गई, या परिवार में कोई लड़ाई हो गई, कुछ हो गई, तो वो थोड़े टाइम का है, आपने उसको ठीक कर दिया या कुछ भी कर दिया। एक होता है लॉन्ग टाइम स्ट्रेस, जो बेसिकली कल्पना के परे होता है, जिसका इल्यूजन आप कहेंगे, या वो नहीं होता है बेसिकली। जैसे जो लोग पास्ट में जी रहे होते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या मतलब कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, या तो फ्यूचर। कई लोग फ्यूचर में इतने खो जाते हैं कि प्रेजेंट को जी नहीं पाते कि हम ये भी रख लें, हम वो भी कर लें। इसका अच्छा उदाहरण जैसे मेरे फादर का है, मेरे पापा मम्मी का है, कि जैसे हम 3 बहनें थी, तो एक आर्मी लाइफ में अभी थोड़ा सा पेस के ठीक हो। मुझे याद है कि पहले टाइम पे इतना नहीं होता था गवर्नमेंट सर्वेंट का। तो बेसिकली क्या था, उनको ये था कि बच्चे पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें। तो मेरे पेरेंट्स ने उस समय अपने, मेरे को तो याद भी नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी कोई वैसी वेकेशंस के नाम पे भी गाँव गए, या अच्छा हम बाद में मेरे बच्चे सेट हो जाएंगे तब हम रिटायर होके वो करेंगे। और कुछ ऐसी ट्रेजिडी हुई थी लाइफ में कि वो 4 साल से बेड में, वो उठ भी नहीं सकते, और एज भी कुछ नहीं, 60 की उसमें उनको स्पाइनल अटैक हुआ। तो कहने का ये मतलब है कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग आगे जाके मतलब अपनी लाइफ जिएंगे, बच्चे सेट हो जाएंगे, हम तो सेट हो गए, लेकिन वो नहीं उठ पाए। तो मेरा सिंपल से ये मतलब है कि जो ये लाइफ है इसको अभी जीना है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि मतलब इतना डूब जाते हैं, अपने कर्तव्यों में डूब जाते हैं कि हम उस चीज़ की अवहेलना कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि आफ्टर कोविड हम सबको पता चल गया कि हमारा जो लाइफ स्पैन है इसका कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जीना इसी में जीना। हो सकता है आप 60 में जिए, 80 में जिए, लेकिन जो भी जिए खुल के जिए। जैसे कई बार होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि वेकेशन से, आपने कभी, अच्छा एक बात मुझे दिल से बताइए, अभी मैं जैसे चलने फिरने में सक्षम हूँ 40+ में, क्या 80 की मैं हो जाऊंगी, क्या इतनी ही मेरे अंदर शक्ति रहेगी कि मैं किसी भी पहाड़ वाली जगह पे चली जाऊं, या मेरे को ट्रबल में इतनी प्रॉब्लम ना हो? ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी जब तक आपका साथ दे रही हो रही, तो थोड़ा सा आपको एडवेंचरस भी रहना लाइफ में बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ये तो लाइफ है, अगर आप इससे छुट्टी नहीं लेंगे, आप कहीं घूमने फिरने नहीं जाएंगे, या अपनी हॉबी को डेवलप नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ पर कोई टाइम भी नहीं देगा। तो हमें क्या करना है, जिस स्ट्रेस को हमें कैसे भगाना है, बाय मेडिटेशन, बाय ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना। उसके बाद आता है नेवर स्टॉप
लर्न। हमें कभी भी कुछ भी नहीं होता, हमें जीवन भर सीखना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमें कुछ नहीं, हम तो सब सीख गए। देखिए क्या होता है कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी सुना है जो कहते हैं, जो हमें लगता है कि अरे इन्होंने तो सब कुछ पा लिया, लेकिन वो फिर भी सीख रहे होते। क्यों सीख रहे होते? क्योंकि नई नई टेक्निक्स दुनिया में आ रही होती है। आपने देखा होगा जो पहले लोग काम करते थे, आजकल कंप्यूटर करते हैं। तो आप ये देखिए, अगर आप नई नई टेक्निक्स के साथ नहीं चलेंगे तो लो कॉन्फिडेंस होगा और आपको कहीं ना कहीं खुद ही एक एंजाइटी अटैक होने लगेगा, या आप अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें सीखते रहना है। अब चलिए इसको डिकोड करते हैं। आप लोगों ने निशा मधुलिका जी का नाम सुना होगा, सुना है तो वाई टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स, ठीक है। वो कौन है, वाई टाइप करेंगे तो मुझे पता चलेगा निशा मधुलिका जी कौन है। ओके, जो लोग खाना बनाते हैं उनको पता है, या यूट्यूब चलाते हैं। उन्होंने 60 to 65 एज में अपना यूट्यूब चैनल किया, और वो भी उनके बच्चों ने खोल के दिया, क्योंकि उनको खाना बनाने का तो शौक था, लेकिन एक टाइम बाद वो थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रही थी, बोरियत महसूस करती थी, तो उनके बच्चों ने किया। और आज मैं कल ही इंस्टाग्राम में देख रही थी, हाँ, फूड ब्लॉगर नहीं है वो, शेफ है एक तरह से, वो खाना बनाती हैं। तो उन्होंने क्या किया, आप उनको सुनेंगे तो ऐसा लगता है जैसे मेरे हस्बैंड जब भी उनका कोई यूट्यूब देख के वो कुछ बताती ना, आप कचौड़ी में डाल, मेरे हस्बैंड बोलते हाँ, मतलब आप समझो जब उनके आप सुनोगे ना, आपके मन जैसे मम्मी लोग बात करते हैं ना वैसे करती, तो बहुत ही अच्छी हैं। तो उनका जो टर्नओवर आया है वो है 48 करोड़। कैन यू बिलीव, इतने छोटे टाइम पे उनके 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। एक सिंपल सी स्त्री जिनको कैमरे के, अगर आप उनकी कभी भी सुनिए, उनका इंटरव्यू सुनिए, जो कभी कैमरे के सामने से डरती थी, आज वो करोड़ों कमा रही है। और किससे कमा रही हैं? अपना जो उनका पैशन था। तो अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कि अब मेरी एज हो गई है, मेरे बच्चे सेट हो गए, मैं कुछ नहीं, अपने आप को टटोलिए कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपने अपने कर्तव्यों में या अपने टाइम में उसको खो दिया, कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मेरे को मेरे पे ध्यान देना है। हो सकता है आपको ग्रूमिंग का शौक हो, आपको लिखने का शौक हो, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे समय के साथ हो गई। जैसे किसी किसी को होता है कि वॉलंटियरशिप करे, समाज के लिए कुछ करे। तो ये एक ऐसा टाइम है जब आपको अपनी चीज़ों को इन्हेंस करना। और एक शोध में पाया गया, अगर आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, आजकल तो आप लोग देख रहे हैं इतने सारे ऐप आ रहे हैं, स्मार्टफोन आजकल हर किसी के पास है, ठीक है। तो उसको फालतू, मतलब आप लोग स्क्रॉलिंग से बेस्ट है कि अगर एक शोध में यही आया है कि आप उसको बेसिकली लिखिए, कि आप उसको सुनिए कि मेरे को कौन सी लैंग्वेज सीखनी। जो लोग लैंग्वेज सीखते हैं उनका जो मेमोरी होती है वो शार्प होती जाती है। आपको पता है 40 या 50 प्लस में क्या होता है, हमारी जो मेमोरी होती है वो जा रही होती है। हमें ऐसा लगता है ना, हमें चीज़ें याद नहीं रहती, फ्रिज खोल के खड़े सोच रहे हैं हमें लेने क्या आए थे। तो आपको क्या करना है, जो लोग एक्टिव रहते हैं, मेमोरी वाले गेम्स खेलते हैं, तो हमेशा याद रखिए उनकी मेमोरी एज के साथ शार्प होती जाती है और नई पहचान मिलती है। और लास्ट है सोशल लाइफ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, रिलेटिव्स होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, उसका हिस्सा बनना, एक्टिव हिस्सा बनना। ये नहीं कि चेयर डाल के बैठ गया, कोई काम नहीं, एक्टिव हिस्सा बनना, उसमें पार्टिसिपेट करना किसी भी डांस में, नाच गाने में। और दूसरा, एक जैसे आप यहाँ पर अभी एक कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं जहाँ पे आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने कोचेस की बात सुनते हैं, अपने आप को फिट कर रहे हैं इस एज में जाके, तो उसका किसी भी चीज़ का हिस्सा बनना, किसी भी स्पिरिचुअल संस्था का हिस्सा बनना जो आपकी ग्रूमिंग भी कर रहा हो, और जहाँ पे आप वॉलंटियरशिप करें, समाज के लिए कुछ करें। तो ये जो 7 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो यकीन मानिए कि आप फॉर एवर यंग रहेंगे। तो सारा माइंड गेम है, ठीक है। तो आज से इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, कोई भी भाषा सीखिए, अपने आप को अलर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच राखी मैम, मुझे टाइम देने के लिए।